डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, सबका वक्त जो है बदलता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरी होती है। जैसा कि आज मैं आपको इस वीडियो में इतिहास के टॉप प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके क्लास 12 यानी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह आपका पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 प्रश्न। कॉपी कलम निकालिए और इसे समझिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ होता है? आंसर, सिलसिला शब्द का अर्थ होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते के घोतक है। इसकी पहचान है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। किससे? पैगंबर मोहम्मद साहब से। इस कड़ी के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब एवं पीर किसको बोलते हैं? गुरु को, की आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कस्बा और गंज में क्या अंतर है? आंसर, कस्बा ग्रामीण इलाके में एक छोटे नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है, यानी लोकल लोगों का एक केंद्र होता है। कहाँ? ग्रामीण इलाके का, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्बा। जबकि गंज एक छोटे अस्थाई बाजार को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक छोटा सा अस्थाई बाजार जो कि पक्का हो, सब दिन वहां बाजार लगता हो, उसे क्या कहते हैं? गंज। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबद्ध होते हैं। वहां ये सब मिलता है, जो विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। उसे कहा जाता था कस्बा और गंज। तो ये था दोनों में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा चुके हैं। 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। किसके द्वारा? भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानते हुए उन्हें नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। जिसको आप अभी कर कहते हैं ना, वही उस समय राजस्व कहलाता था, या चुंगे। राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। तो ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त। और विस्तार से जानते हैं इसको। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। निश्चित आय के आधार पर अब नई योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन वह कर सकती थी। लगान वसूलने का खर्च और परेशानी भी खत्म हो गया, क्योंकि सबको फिक्स कर दिया गया कि आपको यह राजस्व इतना देना है। इस नीति से बंगाल में आंतरिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया। लगान समाप्त होने से कृषि का विकास हुआ और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों तथा व्यापार की स्थिति में भी विकास देखने को मिला। तो यह था आपका प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी? आंसर, बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में जन्मे जमींदार
वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर में। इन्होंने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। कहाँ का? बिहार का। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकला, वीर कुंवर सिंह कहाँ का नेतृत्व किए थे? बिहार का। और अंग्रेज 80 वर्षीय वीर योद्धा से पनाह मांग ली थी। देखिए कितना इनमें हिम्मत थी। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के योद्धा थे। वे उत्तर प्रदेश की ओर निकले। वहां आजमगढ़ में अंग्रेजों से उन्होंने भीषण युद्ध किया था। इनके बारे में आप स्टोरी भी जानते होंगे। गंगा पार करते समय उनकी बाह में गोली लग गई थी, तो उन्होंने जख्मी हाथ को यानी बाह को तलवार से काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, यानी कि हाथ काटकर इन्होंने अर्पण कर दिया गंगा में। लेकिन गोली की जहर से उनके शरीर में पूरा फैल गया हुआ जहर, यानी कि गोली के जहर से वे मुक्त नहीं हो सके। और जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आप सोच सकते थे कितने बहादुर हैं ये, बहादुर थे जो कि अपने हाथों को काटकर अर्पित कर दिया, वो भी अपने देश के लिए। यह है आपका वीर कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने सामना किया था अंग्रेजों का और उसके छक्के छुड़ा दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इतिहास अध्ययन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों का पता लगाइए। प्रश्न क्या कह रहा है? इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है उसके 3 स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा, इतिहास अध्ययन के निम्न 3 स्रोत हैं। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी विवरण। तो चलिए देखते हैं एक तस्वीर के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। ये देखिए कैसे जो है पहले पहचाने जाते थे। सिक्के से पहचान होती है। ये देखिए इस तरह का सिक्का, ये जो है तस्वीर है ना, इससे मालूम चलता है कि यह किस जमाने का है, किस शासक का है। यह अभिलेख, यह है आपका स्मारक पहले का बनाया हुआ, यह है आपकी मूर्ति, यह है चित्रकला, और यह है आपका अवशेष, हड्डी ढांचे, ये सब। और इन्हीं सब के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि कितना पुराना था यह। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताया जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।